बनने की रेट तो इक्वल होती है, बट जब वो केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वो अपने रेट को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसा हो जाता है, हम ये बोलेंगे कि वो डायनेमिक नेचर का हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे, काइनेटिकली। स्टेशनरी कंडीशन में तो कोई रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो इस वजह से ये बोला गया है कि किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को जब हम जनरेट करते हैं तो वो कौन से नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। और इसी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है या कांस्टेंट होती है। ऐसा एग्जांपल इसमें बताया गया है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। अमोनिया जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है उसको बोला जाता है हैबर प्रोसेस। जब हम अमोनिया को फॉर्म करते हैं तो इसके लिए हमको दो गैसों की जरूरत होती है। एक आपका होता है नाइट्रोजन गैस और एक आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, दे मेड अप ऑफ अमोनिया गैस। वो क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस को बनाते हैं। मतलब मैंने किसका रिएक्शन किसके साथ कराया, N2 का रिएक्शन मैंने कराया H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ मोलिब्डेनम, और आयरन आपका मोटिवेटर का काम करेगा और ये मिलके आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 6 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो इसमें आपका N2 और ये जो H2 है, मतलब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्टेंट है, और जो आपका NH3 है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि इनिशियली अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट का रेट काफी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या होते जाएंगे, इंटरमिक्स होते जाएंगे, मतलब आपस में ये मिक्स होते जा रहे हैं और मिक्स होकर ही ये क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इनिशियली अगर बोला जाए कि मैंने N2 का रिएक्शन H2 के साथ कराया तो हो सकता है जो प्रोडक्ट बना वो 0 था। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं उन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया था, उनको रिएक्शन करने में फ्यू सेकेंड्स का भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इनिशियली मेरा जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था वो कैसा था, 0 था। ठीक है, और 0 होने के बाद आफ्टर सम टाइम के बाद इसका जो कंसंट्रेशन होगा, जो हमारा किसका कंसंट्रेशन होगा, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन होगा, जैसे ही अमोनिया बना मतलब अब धीरे धीरे 1 ग्राम का बना, 2 ग्राम का बना, फिर 3 ग्राम का बना, फिर 4 ग्राम का बना, तो इधर का तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जो रिएक्टेंट है उसका तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन ये दोनों मिलकर उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि पहले तो मैंने उसको लिया था काफी ज्यादा, लगभग 10 ग्राम लिया था, लेकिन जैसे जैसे ये 10 ग्राम में से 5 ग्राम अगर रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो 5 मोल इसके और 5 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करके 5 मोल आपका अमोनिया का बना रहे हैं, तो पहले तो अमोनिया का 0 मोल था, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, 5 मोल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखो इनिशियली नाइट्रोजन 10 मोल का था और हाइड्रोजन 10 मोल का था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना नाइट्रोजन बचा कितना, 5 मोल का, और हाइड्रोजन बचा कितना, 5 मोल का। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली काफी ज्यादा होता है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मेन रीजन क्या होता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट को बना रहा है, प्रोडक्ट को बनाने की वजह से उसका मोल खर्च होता जाता है। इनिशियली कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होता तो उसका कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, प्रोडक्ट का इंक्रीज होता जाता है। और उसी चीज को आपके इस ग्राफ में क्या किया गया है, शो किया गया है। देखिए इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ये जो ग्राफ आपको दिया गया है किसके बीच में दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन। ये जो मोलर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ये आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बता रहा है और आपके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बता रहा है। ये जो है आपका, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा ये किसके कंसंट्रेशन को बता रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है मोर है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे है, और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे है। और देखो
टाइम के रिस्पेक्ट से जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इस फॉर्म पे आ रहा है और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हल्का सा बैंड होके क्या हो गया है, स्ट्रेट हो गया है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ऐसे एरो का मतलब क्या है कि कर्व का मतलब ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पे ये इनिशियली कंसंट्रेशन क्या था, 0 था, क्योंकि सबसे नीचे वाली वैल्यू है, मतलब कंसंट्रेशन 0 था। और जैसे जैसे इन दोनों ने रिएक्ट किया, इनके रिएक्शन के थ्रू जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ हमको यही शो कर रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रिएक्शन का रेट है और इस अमोनिया के बनने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनता जाएगा और वही अमोनिया डिसोसिएट होके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को बनाता जाएगा। और उसी कांस्टेंट रेट को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम बोलोगे। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कौन से नेचर का है, डायनेमिक नेचर का है, या फिर आप इसको बोल सकते हो काइनेटिक नेचर का है। उसमें आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने के बाद भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आफ्टर सम टाइम के बाद या तो रिएक्टेंट पूरी तरीके से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते, और प्रोडक्ट या तो पूरी तरीके से रिएक्ट करके क्या बना देता, रिएक्टेंट बना देता, और केमिकल इक्वेशन किसको अचीव कर लेता, कंप्लीशन को अचीव कर लेता। और कंप्लीशन को अचीव कर लेता तो उसमें किसी भी तरीके का जो डायनेमिक कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है, ऐसा नहीं बोला जाता। तो याद रखिएगा, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन पे केमिकल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज कैसा होगा, डायनेमिक इन नेचर होगा। जब उसका ग्राफ हमको बनाने बोला जाता है तो जितने भी रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उन रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है इनिशियली काफी हाई होता है, उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। और आफ्टर सम टाइम के बाद जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है जो कि 0 होता है, और धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाने लग जाते हैं, प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप हो सकता है, जिसमें अमोनिया क्या करता है, एज अ रिएक्टेंट फॉर्म नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद अमोनिया बनाते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर जो आपने हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप उसकी जगह पे हाइड्रोजन के एक आइसोटोप को यूज कर सकते हो, जिसको क्या बोला जाता है, D2 बोला जाता है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, लगभग 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक आपका प्रोटियम होता है, एक ड्यूटीरियम होता है और एक आपका ट्राइटियम होता है। फर्स्ट आइसोटोप जिसको 1H1 के फॉर्म पे लिखा जाता है, दो आपका 1H2 के फॉर्म पे, और थर्ड आपका क्या लिखा जाता है, 1H3 के फॉर्म पे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, जितने भी आपके आई थिंक 1H1 ऊपर लिख जाएंगे ये, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया है। ये 1 आएगा, देन 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा, और इन सभी में 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो, ये प्रोटियम है, इसका मास भी 1 है, और ये ड्यूटीरियम है, इसका मास 2 है, और ये आपका ट्राइटियम है, इसका मास कितना है, 3 है। तो प्रोटियम का जो रिप्रेजेंटेशन है आप H के फॉर्म पे कर सकते हो, ड्यूटीरियम का D के फॉर्म पे किया जाता है, और ट्राइटियम का T के फॉर्म पे किया जाता है। इन सभी का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास 1 होता है, इसका मास 2 और इसका मास क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोप के बेसिस पे क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मुझे अमोनिया बनाना है, और मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैं किसका रिएक्शन करवा रही हूँ, D2 का रिएक्शन करा रही हूँ, मतलब ड्यूटीरियम का रिएक्शन करा रही हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है, पहले जैसे मुझे हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्या मिल रहा था, NH3 मिल रहा था, अभी मुझे क्या मिलने लग जाता है, ND3। मतलब नाइट्रोजन ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, ड्यूटीरियम के साथ रिएक्ट कर लिया, और ड्यूटीरियम के साथ रिएक्ट करने के बाद जैसा पहला हमारा मिक्सचर बन रहा था, सेम एज वैसा ही हमारा मिक्सचर बनने लग जाता है, ठीक है। जब ये मिक्सचर बनता है तो पहले के मिक्सचर को और बाद में बने मिक्सचर को आपस में हम क्या कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। इंटरमिक्स करने के बाद कुछ टाइम के लिए हम रुकते हैं, रुकने पर हमको ये एनालिसिस होता है कि जो मिक्सचर है अमोनिया का, मतलब ये जो अमोनिया का मिक्सचर है ये कैसा रहता है, अनचेंज्ड रहता है इनिशियली, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देता जब हम क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं दोनों हमारे प्रोडक्ट को। एक बार हाइड्रोजन को लेकर जो अमोनिया बना है वो, और दूसरी बार ड्यूटीरियम को लेकर जो ND3 का मॉलिक्यूल बना है उसको, ठीक है।
दोनों को इंटरमिक्स किया, मिक्स करने के बाद देखा कि अमोनिया तो मिक्स ही नहीं हो रहा है बल्कि वो अनचेंजेबल है, लेकिन जो आपका ड्यूटीरियम वाला प्रोडक्ट होता है, ये जो ND3 वाला प्रोडक्ट होता है, ये चेंज होने लग जाता है। ये कभी क्या बनाता है, NH2D बना लेता है, कभी क्या बना लेता है, NHD2 बना लेता है, और कभी ND3 बना लेता है। मतलब ये इतने फॉर्म में चेंजेस कंडीशन को शो करना स्टार्ट कर देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ND3 हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो कौन से नेचर का है, बोलेंगे हम डायनेमिक नेचर का है, बिकॉज वो अपने जो प्रोडक्ट उसके बने हुए हैं उसमें क्या जनरेट कर रहा है, चेंजेस जनरेट कर रहा है। तो ऐसे क्या किया जाता है, जो डायनेमिक नेचर होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो पता किया जाता है। NH3 में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट करने वाला जो हाइड्रोजन है वो दोबारा भी आप डालोगे तो हाइड्रोजन ही रहेगा, जबकि ND3 में जो हमारा ड्यूटीरियम है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स को बनाने की एबिलिटी को रख रहा है, जिसकी वजह से ND3 अपने D मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करता है। मतलब उसमें क्या आ गया, मोशन आ गया, या फिर डायनेमिक नेचर का हो गया, या फिर हम काइनेटिक नेचर का हो गया, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है कि कोई भी केमिकल, लेकिन ये जो इक्वेशन है आफ्टर सम टाइम के बाद किसको अचीव कर लेगा, कंप्लीशन को अचीव कर लेगा, क्योंकि जब पूरे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से निकल के ND3 बनेगा, मतलब दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो ये किसको अचीव कर लेगा, कंप्लीशन को अचीव कर लेगा। तो डायनेमिक नेचर ऐसे भी हो सकता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन एक कंप्लीशन को अचीव कर ले, लेकिन NH3 कंप्लीशन को अचीव नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन किस पे जनरेट होता है, ND3 और NH3 में जनरेट होता है, नॉट अ ND3। ठीक है, और ये जो ग्राफ है इसमें क्या बताया जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ 2HI बाय द रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2। मतलब यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन गैस लिया है और आयोडीन गैस लिया और उसका रिएक्शन मैंने करवाया, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा था, हाइड्रोजन आयोडाइड का मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो जब हम इसका कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखते हैं, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ देखिए काफी अच्छे तरीके से शो किया गया है पूरे इक्विलिब्रियम को लेते हुए। इनिशियली जो मेरा कंसंट्रेशन था किसका, H2 और I2 का, H2 और I2 का कंसंट्रेशन ये वाला जो दिया हुआ है, ये आपका H2 और I2 का कंसंट्रेशन है, और ये जो नीचे आपका बना हुआ है H2 और I2 ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली 0 था, और जैसे ही प्रोडक्ट बना इसका कंसंट्रेशन बढ़ता गया। एक कंडीशन ऐसा आया कि जो आपका HI का कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जा रहा है, और जो आपका H2 और I2 का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अब ये डिक्रीज और इंक्रीज होते होते यहाँ पर जो रेट है, रेट आके क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बन रहा है उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वही प्रोडक्ट उतने अमाउंट ऑफ किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जहां पर रेट हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने के बाद होता क्या है कि जो मेरा प्रोडक्ट हो जाता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो, इस दोनों ग्राफ में वही बताया गया है कि इनिशियली जब कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो कि 0 था अब वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था जो कि कम होता जा रहा है। यहाँ पर इन दोनों का रेट कांस्टेंट हो गया, मतलब इन्होंने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। जैसे ही इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं प्रोडक्ट का रेट क्या हो जाता है, मोर हो जाता है, और प्रोडक्ट का रेट मोर हो गया तो अब वो क्या करने लगेगा, रिएक्टेंट को बनाने लगेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या करते जाता है, कम होते जाता है, और यहाँ से ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ये बढ़ते जाता है, ये शो किया गया है आफ्टर केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एक टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है इनिशियली ऑफ अवर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, हाफ आवर के बाद या 1 आवर के बाद, जैसे ही केमिकल इक्वेशन हो गया, जिस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम को हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने अचीव कर लिया, तो उस टाइम पर जो हमारा
प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, मोर हो जाता है, और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन का इक्वल होना नहीं है, इस इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट का इक्वल होना। मतलब प्रोडक्ट बनने का रेट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो रेट है वो अगर इक्वल हो गया तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और कंसंट्रेशन कब मोर होगा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुका है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे ही कम हुआ तो वो अब क्या करेगा, प्रोडक्ट से अपने कंसंट्रेशन को फिल करना चाहेगा। तो प्रोडक्ट से अपने कंसंट्रेशन को फिल करने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है वही प्रोडक्ट दोबारा से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। समझ रहे हो। और जब ये दोनों रेट हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट इक्वल हो जाएगा, तो उसी रेट को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये डिफरेंट वर्ड हो जाएगा आपका, और आपका रेट जो होगा ये उस पर डिपेंड करेगा। हम ये बोल सकते हैं इनिशियली प्रोडक्ट का रेट कम होता है और फाइनली प्रोडक्ट का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है इन अ नॉर्मल केमिकल इक्वेशन, जिसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं। और रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा हो गया वो प्रोडक्ट अब किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो अपने आप को बैलेंस कंडीशन पे ला लेता है, और उसी बैलेंसिंग कंडीशन को जिस टाइम पर मैं रेट कांस्टेंट होना बोल रही हूँ, मतलब जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उतना अमाउंट बनने के बाद वो फिर से क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। मतलब दोनों अपने आप को बैलेंस करते हैं। जैसे 50% मेरा रिएक्टेंट बना और 50% मेरा क्या बना, प्रोडक्ट बना, तो यही धीरे धीरे कम होके रिएक्टेंट बनाएगा और ये रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होके प्रोडक्ट बना रहा है, और दोनों के बीच में एक बैलेंस कंडीशन जनरेट हो चुका है। हालांकि इन दोनों में मोशन है, ये इसको बना रहा है और ये इसको बना रहा है, क्योंकि मोशन नहीं होता तो ये धीरे धीरे कम होके किस में कन्वर्ट हो जाता, ये 50 से 100 में कन्वर्ट हो जाता, और ये 50 से क्या हो जाता, 0 हो जाता, और रिएक्शन किसको बना लेता, कंप्लीशन को बना लेता। लेकिन अपने 50-50 के बैलेंस को दोनों ने क्या किया है, मेंटेन करके रखा है। जैसे ये अपने आप को 49 करता है और इसको 51 करता है, तो जैसे ही इसको 51 करेगा ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज करके फिर से इसको अपने आप को क्या करेगा, 49 कर लेगा। ऐसे मतलब बैलेंसिंग अपने आप को करने के लिए ये करते जाते हैं। जैसे इसको ये ट्रांसफर हुआ तो इसने दोबारा से इसको उसी चीज को ट्रांसफर कर दिया। समझ रहे हो। तो वो चीज है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक दूसरे को बैलेंस रखने की कैटेगरी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये बोल सकते हैं कि हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट चीज क्या बताई गई है कि जो मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन को अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, डायनेमिक नेचर का रहता है। वो लगभग वहां पे जाके स्टेशनरी या रेस्ट कंडीशन को अचीव कर ले, ऐसा नहीं होता। तो हैबर प्रोसेस एज अ एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको भी एज अ एग्जांपल ले सकते हैं हम, जिसमें कौन सा नेचर आ जाएगा, डायनेमिक नेचर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जो मैंने आपको अभी बताया उसी चीज को इसमें पॉइंट में बताया गया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो इसमें होता क्या है, जो हमारा सिस्टम है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का प्रोसेस करा रहे हैं, उस सिस्टम का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, देन रिएक्टेंट का कोई डेंसिटी होगा, कलर होगा, कंसंट्रेशन होगा। तो एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन जब किसी केमिकल इक्वेशन को हम रिच कर जाते हैं तो उस टाइम पर जो भी हमारे सिस्टम का टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, कलर है, कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। कौन से कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। लेकिन
लेकिन इनिशियली और फाइनली मतलब एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जाए तो वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। सेकंड ये बोला जा रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली पॉसिबल होता है किसमें? क्लोज्ड कंटेनर में। ये कभी भी किसी ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन कंटेनर में अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो आफ्टर सम टाइम के बाद कंप्लीशन को अचीव कर लेगा। एज अ एग्जांपल इसमें ये कंटेनर, वाटर का कंटेनर दिया गया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक पाइप से आप एक कंटेनर का पानी निकाल रहे हो और दूसरे पाइप से उस कंटेनर के अंदर पानी डालते जा रहे हो, तो यहाँ से पानी निकलते जा रहा है, इसमें भी मोशन है, और यहाँ से आप पानी डालते जा रहे हो तो इसमें भी क्या है? मोशन है। मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी में क्या प्रेजेंट है? हाँ 2 मिनट, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी में मोशन प्रेजेंट है। तो यहाँ से मान लो ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट क्या होता जाएगा? बनता जाएगा। मतलब पानी आप डालते जा रहे हो, पानी आप निकालते जा रहे हो, तो इसका जो ये पानी का बैलेंस है वो बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तब चेंज नहीं होगा आप जितना अमाउंट, मतलब इस पाइप का रेंज जितना है और इस पाइप का जो रेंज है वो भी जितना है, तो दोनों अगर इक्वल होंगे तो जितना पानी निकल रहा है उतना पानी इसके अंदर आ रहा है, तो इसका जो एक लेंथ है वाटर का या जो लेयर है वो कभी भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें मोशन हो रहा है ना, पानी आ रहा है और पानी निकलते जा रहा है, समझ रहे हो? तो सेम एज केमिकल इक्वेशन में ऐसा ही होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, जैसे ये लेयर है, ये क्या हो जाता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन जो जिसको हम बोल रहे हैं, वो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आएगा तो होगा क्या? ये जो बैलेंस है ये बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, समझ रहे हो? तो स्पीड क्या हो जाती है इन एनी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाता है, बट कंसंट्रेशन हमारा इनिशियली देखा जाए तो प्रोडक्ट का ज्यादा होता है और रिएक्टेंट का कम होता है। और उसी चीज को अगर साइंस के लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको ग्राफ के फॉर्म पे बताया गया है कि ये हमारा क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन है। मतलब इनिशियली रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके किसको बनाएगा? प्रोडक्ट को बनाएगा, और प्रोडक्ट हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके किसको बनाएगा? फिर से रिएक्टेंट को बनाने की कोशिश करेगा। और जब इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का स्पीड इक्वल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी, ये ऑलवेज कैसी होती है? 0 होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, पीछे और भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जो मैंने बताया है वही प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। इसके बाद कल हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक।